हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ अ न्यू सीरीज़ जिसमें हम एनसीईआरटीज़ डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी आर स्टार्टिंग विद द ज्योग्राफी एनसीईआरटी ऑफ क्लास सिक्स्थ. I think this series is going to be to be helpful in any of the exam in which NCERTs are concerned, be it SSC, UPSC or the CTET or teaching exams, जहाँ भी NCERTs का इस्तेमाल होता है. So without further ado, we'll begin with the 6th class Geography NCERT Chapter 1, The Earth in the Solar System. मैंने ऑलरेडी चैप्टर को पढ़कर बेसिक स्केमा के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हाईलाइट कर दिया है. तो अगर आपको नोट मेकिंग करनी है तो प्लीज़ उन्हीं पॉइंट्स को कंसिडर करें जो हाईलाइटेड है. राइट, द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, इट्स वेरी बेसिक चैप्टर्स. बस इसमें ये है, हाँ, थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं जो आई थिंक कैन बी यूजफुल फॉर अस टू अंडरस्टैंड एज वेल एज टू मेमोराइज इफ़ इट इज़ रेलिवेंट फॉर आवर एग्जाम्स. सो जो शुरुआत होती है, दिस पैराग्राफ इज़ अबाउट अ बेसिक स्टोरी जो लिखी है कि जब हम नाइट स्काई की तरफ देखते हैं, वी रियलाइज देयर आर टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स एंड वी ऑल नो दे आर स्टार्स. सो दिस पैराग्राफ इज़ नॉट रियली यूजफुल. Next up, we see that other than the stars, we see there's a bright ball of shine, which is our moon. We all know that. And a basic fact about moon is that there are two conditions. Obviously, there's a cycle of moon, but in this class, we just discussing two conditions: full moon and new moon. So, full moon night or Purnima, and fortnight later, that is 15 days. 15 days को हम fortnight कहते हैं. हमें चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता, विच वी कॉल द न्यू मून और द अमावस्या. सो दैट इज़ द ओनली फैक्ट विच इज़ रिटन हियर अबाउट द मून. नेक्स्ट अप वी टॉक अबाउट डिफरेंट और डेफिनेशंस. ये जो पैराग्राफ है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, उसके बाद हम एक एक एलिमेंट पर आगे डिस्कशन करेंगे. So the sun, moon and all other objects shining in the night sky are called celestial bodies. Celestial bodies, actually celestial का मतलब ही होता है outer space से related. तो वो बॉडीज़ जो एक्जोस्फेयर में है, स्पेस में है, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम कलेक्टिवली सेलेस्टियल बॉडीज़ का नाम दे देते हैं. सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़ी और गर्म हो सकती हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ गैसेज एंड दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट. एंड दीज सेलेस्टियल बॉडीज स्पेसिफिकली दे बिकम द स्टार्स. तो वो सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनके जो गैसेस से बनी है और जो हाई हीट और लाइट एमिट करती हैं, हम उन्हें स्टार्स कहते हैं. सन इज़ ऑल्सो अ स्टार एंड नॉट ओनली द स्टार्स, ये बिगेस्ट स्टार है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का एंड द नियरेस्ट स्टार भी अर्थ के लिए. राइट, सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अदर स्टार्स. एक्चुअली बहुत सारे स्टार्स बहुत बड़े हैं और हमारी अर्थ से, प्लैनेट से काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ में होते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं कि उनकी हीट और लाइट हमें बहुत कम हम तक पहुंच पाती है. एंड दैट इज़ द रीज़न वी फील लाइक स्टार्स आर लाइक डॉट्स, शाइनिंग डॉट्स. सो दैट इज़ द रीज़न विच इज़ डिस्कस्ड. बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं और एज मैच्योरिटी हमें ये चीज़ें रियलाइज़ हो गई हैं. But just as a matter of fact, reading through this NCERT, this is what we get on this page. This activity is not really useful anyway. Next up, we see a paragraph regarding the now patterns formed by different groups of stars. They are called constellations. यहाँ पर एक constellation की specific discussion है, which is Ursa Major, जिसे हम बिग बियर भी कहते हैं और हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन में उसे सप्तऋषि कहा जाता है. यहाँ पर इमेज भी उसी की है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ 7 स्टार्स. Right, and this Saptarishi forms the part of this Ursa Major constellation. Ursa Major का एक और important feature है कि इसके जो नीचे के दो stars हैं, अगर हम उनको link करें, so it gives us the direction towards the North Star, which is in the north direction. वो हमेशा north में ही रहता है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है by sailors और other. In old time it was used to decipher the direction, जिसको हम pole star भी कहते हैं. Right, so we can locate the position of pole star with the help of Saptarishi, and when we locate pole star we can then locate the direction of north. और एक direction पता करने के बाद हम बाकी चारों direction पता लगा सकते हैं. So that is about constellations. Now we talk about the celestial bodies that do not have their heat and light and they are lit by the light of stars, and such are called planets. Planets जो word है वो आया है Greek word प्लांटे से, जिसका मतलब है वॉन्डरर्स. प्लैनेट्स की अपनी कोई हीट एंड लाइट नहीं होती. जो स्टार्स लाइट और हीट एमिट कर रहे हैं, हम वही अब्जॉर्ब करके प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट करते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट द अर्थ डज एज वेल. राइट, एंड हियर इट इज़ रिटन दैट सन इज़ आवर नियरेस्ट स्टार. सो जो मिल्की वे गैलेक्सी के मेजर प्लैनेट्स हैं वो सन से ही अपनी एनर्जी ले रहे हैं.
And when we talk about satellite, then moon is the satellite. हमारी इकलौती natural satellite is moon. We'll talk about human made satellites as well. Now there's a fact here which is can actually be important. Jupiter, Saturn and Uranus have rings around them which are belts of small debris. अभी नेक्स्ट पेज पे हम डायग्राम भी देखेंगे, बट ये जो प्लैनेट्स हैं उनके आसपास ऐसी रिंग्स हैं, हम कभी कभार ड्रॉ भी करते हैं. सो इट्स फील्स लाइक दिस एंड दीज आर एक्चुअली रिंग्स ऑफ डेब्रिस. और ये 3 प्लैनेट्स के पास हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, जो एक्चुअली जोवियन प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स हैं. We'll also discuss about these classifications just next paragraph, next page. Now we'll discuss the piece by piece discussion. So first topic हमारा आता है solar system. Solar system में अब क्या क्या है? The sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies like asteroids and meteoroids. They collectively form the solar system, जहाँ पे sun हमारा head of solar system है, right? If you want to talk about the image, now this is the image of solar system which has 8 planets. Important बात अभी हमारे लिए सिर्फ ये है कि 8 planets में से एक क्लासिफिकेशन है 4 planets की. मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं और इनर प्लैनेट्स कहते हैं, क्योंकि ये बहुत एक तो क्लोज है सन के, इसीलिए इनर प्लैनेट्स, एंड बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, दीज 4 प्लैनेट्स. बाकी 4 प्लैनेट विच इज़ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इन्हें जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है और आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है because they are one away from the sun and then they are huge planets made up of gases and liquids. और ये सेपरेशन कैसे होती है? एक एस्टेरॉयड बेल्ट से. एस्टेरॉयड बेल्ट क्या है? जो छोटे छोटे रॉक्स के पीसेस और डेब्रिस सोलर सिस्टम में हैं, जो एक अपनी खुद की एक पाथ बनाए हुए हैं, एक बेल्ट बनाए हुए हैं, उन्होंने अपनी एक ऑर्बिट बनाई हुई है, वो नेचुरली एक डिवीजन का काम कर रहे हैं इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल द एस्टेरॉयड बेल्ट, राइट? सो दिस इज़ अबाउट द सोलर सिस्टम इन विच वी हैव एस्टेरॉयड बेल्ट, जोवियन प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड 8 प्लैनेट्स इन नंबर, राइट? And next now we'll talk about one each element of the solar system. First हमारे आते हैं sun. Now sun is the center of the solar system. सन यहाँ बीच में और फिर ये ऑर्बिट्स ऐसे ऐसे शुरू होती हैं, राइट? नाउ इट इज़ द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम. कौन सी पुलिंग फोर्स? ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स. सन एक बहुत पावरफुल सेलेस्टियल बॉडी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी और मैग्नेनिमस ग्रेविटेशन पुल है, जिसने सारे सोलर सिस्टम को एक जगह बांध रखा है, एंड इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट इन आवर गैलेक्सी एंड फॉर अस. और अगर हम अर्थ से बात करें तो 150 मिलियन किलोमीटर अवे है सन का डिस्टेंस अर्थ से. नाउ दिस फैक्ट दैट जो ये वर्ड है सन या सोलर सिस्टम जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, ये वर्ड एक्चुअली आया है रोमन माइथोलॉजी से, जहाँ पर सोल का मतलब होता है सन गॉड. बहुत सारे सिविलाइजेशंस जब पुराने टाइम में नेचुरल चीज़ों की पूजा करती थी, इंडियन सिविलाइजेशन या हिंदू सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, हम भी सूर्य भगवान, चंद्रदेव, इन लोगों इन नेचुरल चीज़ों को पूजा करते थे, और रोमन सिविलाइजेशन भी इसी चीज़ के लिए फेमस है. तो जो सोल था वो उनका सन गॉड था, और इसी वर्ड से डेवलप होकर सोलर आया विच इज़ रिलेटेड टू द सन. इसीलिए हमारे सोलर जो हमारा फैमिली ऑफ सन है, क्योंकि सन हेड ऑफ द फैमिली है, तो सन की फैमिली को हमने सोलर सिस्टम नाम दे दिया. दिस इज़ द बिहाइंड द स्टोरी. सो वन इम्पॉर्टेंट ट्रिविया जो यहाँ का आ सकता है कि जो रूट्स हैं सन के, सोलर सिस्टम वर्ड के, वो रोमन माइथोलॉजी से आए हैं, राइट? नेक्स्ट अप वी हैव इज प्लैनेट्स. वी हैव 8 प्लैनेट्स. 9 हुआ करते थे बट अब 8 हो गए हैं. वील टॉक अबाउट प्लूटो एज वेल. और 8 प्लैनेट्स हमें यूजुअली याद करने होते हैं इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी सन के सबसे पास से लेकर सन के सबसे दूर तक. और इसका बहुत ही फेमस निमोनिक है विच इज़ माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, यानी कि मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. और हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ है? मार्स और जुपिटर के बीच, यानी ये हमारे इनर प्लैनेट हैं, ये हमारे आउटर प्लैनेट हैं, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, ये जोवियन प्लैनेट हैं, ये रॉक से बने हैं, ये गैसेस एंड लिक्विड से बने हैं. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. Right, now all these planets of solar system move around the sun in fixed path, and these paths are called orbits. Mercury is the nearest
टू द सन विच टेक्स ओनली 88 days टू कम्प्लीट, बिकॉज वो जितना पास होगा उतना कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इसीलिए उसका सबसे जल्दी रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है. नाउ वीनस इज कंसिडर्ड टू बी द अर्थ्स ट्विन बिकॉज साइज शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ. वीनस भी ब्लू प्लैनेट जैसा थोड़ा थोड़ा ब्लू, काफ़ी हद तक ब्लू दिखता है और उसका साइज़ और शेप अर्थ से काफ़ी सिमिलर है, इसीलिए उसे अर्थ ट्विन कहा जाता है. हाउएवर वीनस पर भी लाइफ का प्रेजेंट होने का अब तक कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है. नाउ अगर हम प्लूटो की बात करें तो 2006 तक प्लूटो एक प्लैनेट माना जाता था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मीटिंग्स और डिसीजन के बाद ये डिसाइड किया गया कि प्लूटो का जो साइज़ है और जो उसकी बाकी फीचर्स हैं वो बाकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से काफ़ी सिमिलर हैं एज़ कम्पेयर टू प्लैनेट्स, जिन्हें हम डुआफ प्लैनेट कहते हैं. इसे प्लूटो को डिग्रेड कर दिया गया प्लैनेट के डिग्री से डुआफ प्लैनेट तक, और प्लूटो का नाम भी अब प्लूटो नहीं है, प्लूटो का नाम ये नंबर है एक्चुअली 134340. मतलब इट्स ईजी टू रिमेंबर 134340. सो दिस इज़ द प्लूटोज न्यू नेम जिसको अब हम यूज़ करते हैं इन एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़. ये कुछ ट्रिविया है अबाउट रूट्स ऑफ सर्टेन वर्ड्स. जैसे जोग्राफी, वो है तो एक इंग्लिश शब्द लेकिन उसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक भाषा से आया है. अब ये कैसे बना है? दो ग्रीक वर्ड से, विच इज़ जे जिसका मतलब होता है अर्थ, एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग. तो अब इसलिए हम कहते हैं कि अर्थ के बारे में जब लिखा जाए दैट इज़ जोग्राफी. सम अदर एग्जाम्पल हियर इज़ लाइक, अब अगर हम जियो को या जे को ही रूट वर्ड बना दें, उसको हम जोड़ते रहें, जैसे कि लॉजी, तो ये क्या बना? जियोलॉजी, विच इज़ स्टडी ऑफ द अर्थ, बिकॉज लॉजी और लॉजिया का मतलब होता है स्टडी. जियोमेट्री यानी मेजरमेंट ऑफ द अर्थ. जियोइड, ऑइड का मतलब होता है रिजेंबलिंग, इट इज़ अ शेप विच इज़ लाइक अ मिक्सचर ऑफ सर्कल एंड ओवल, तो उसे हम जियोइड शेप कहते हैं, जो कि अर्थ की एक्चुअल शेप है. अर्थ इज़ नॉट सर्कुलर, इट इज़ नॉट स्फेरिकल, इट इज़ जियोइड इन शेप, विच इज़ अ यूनिक फिगर जो अर्थ की शेप को डिफाइन करने के लिए ही यूज़ किया जाता है. And yeah, another is the people who study these celestial bodies and their movements, they are called astronomers. ठीक है. और आर्यभट्ट हमारे देश के बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर हैं जिन्होंने ये एक्चुअली बताया था कि जो मून है और जो प्लैनेट्स हैं वो रिफ्लेक्शन से शाइन कर रहे हैं. बिकॉज एक टाइम था जब माना जाता था कि अर्थ के पास अपनी लाइट है, मार्स के पास अपनी लाइट है, बट इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड एंड स्टडीज़ के थ्रू पता चला नहीं, दैट्स नॉट ट्रू. We are reflecting, the planets are reflecting, absorbing light of stars, and in our case we are doing that with using the sunlight, right? Next topic is Earth. Now Earth is the third nearest planet, it is the fifth largest planet. Now it is slightly flattened at the poles and that is why its shape is described as geoid, which is earth like shape. मतलब geoid यूँ नहीं है ट्राइंगुलर सर्कल, ये हम बाकी चीज़ों में भी देखते हैं. जियोइड एक अर्थ की शेप का ही नाम हमने जियोइड रख दिया. वो शेप ऐसे कुछ है, हमारी अर्थ ऐसे नहीं है जैसे हम कई दफ़ा इमेजेस में या डायग्राम्स में देखते हैं. अर्थ कुछ इस प्रकार की है, तो सर्कल होते होते यहाँ से वो चपटी हो गई, इसे हम जियोइड शेप कहते हैं, राइट. दिस इज़ नॉट, इट टॉक्स अबाउट हाउ वी हैव लाइफ ऑन अर्थ, जो कि बहुत यूनिक है बिकॉज हमारे पास ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर में हमारे पास ओजोन लेयर है. ओजोन एक ऐसी लेयर है जो अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ सन को ऑब्जॉर्व कर लेती है और हम तक डायरेक्ट लाइट नहीं आ पाती, वरना अर्थ की सन की रेज इतनी ज़्यादा हार्मफुल हैं कि वो टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ कर सकती हैं कि लाइफ सस्टेन करना मुश्किल हो जाए. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और फीचर्स हैं अर्थ में जो उसे एक लाइफ सपोर्टिंग प्लानट बनाते हैं. और अनदर फीचर इज़, अगर हम आउटर स्पेस से देखें तो अर्थ बहुत ब्लू नज़र आती है बिकॉज 2/3 ऑफ अर्थ सर्फेस इज एक्चुअली वाटर, दैट इज़ वाई अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लानट, राइट. नेक्स्ट इज दिस ट्रिविया, लाइट की स्पीड के बारे में बात की गई है विच इज़ 300,000 किलोमीटर्स, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड. और इस इतनी तेज़ स्पीड के बाद भी द लाइट ऑफ सन टेक्स ऑलमोस्ट 8 मिनट्स टू रीच. मतलब अगर सन की रोशनी एक रे 12 बजे निकली है तो वो धरती पर 12:08 पर सेम रे पहुंच पा रही है इस स्पीड के बावजूद. दैट इज़ दैट टेल्स अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन. वो इतना वास्ट ह्यूमंगस डिस्टेंस है, राइट. नेक्स्ट वी हैव इज़ आवर वेरी ओन मून. मून की अगर हम बात करें तो इकलौता हमारा नेचुरल सैटेलाइट है. हम इकलौता क्यों कह रहे हैं? बिकॉज जुपिटर, मार्स,
जुपिटर ऐसा प्लैनेट है जिसके बहुत सारे मून्स हैं, बहुत ऐसे भी जिनको हमने डिस्कवर भी नहीं किया, हो सकता है और भी हों। सो इट अपीयर्स बिग बिकॉज वो अर्थ के काफ़ी पास है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इट इज़ 3,84,400 किलोमीटर्स अवे। अब ये डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, बट अगर हम इसे कंपेयर करें सन और अर्थ के डिस्टेंस से, वो 150 मिलियन किलोमीटर्स है, ये 3,84,000 किलोमीटर है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि हाँ, मून काफ़ी पास है अर्थ के। अगर हम मून के मूवमेंट की बात करें तो मून अर्थ की तरह रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है। अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पर और रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। मून रोटेट करता है अपने एक्सिस पर और रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, और दोनों ही प्रोसेसेस में उसे 27 दिन लगते हैं। करीबन 27 डेज में मून अपनी रोटेशन भी कंप्लीट कर लेता है और रेवोल्यूशन भी। और यही कारण है कि हम हमेशा मून की एक ही साइड देख रहे होते हैं, क्योंकि मून खुद पर भी घूम रहा है और अर्थ के पास आसपास भी घूम रहा है। तो इट इज़ एक्चुअली अ फैक्ट दैट अराउंड 70% पार्ट ऑफ द मून इज़ नेवर विजिबल टू द अर्थ। मतलब हमने जितना चांद आज तक देखा है वो चांद का मैक्सिमम 30% चेहरा ही है, बाकी 70% हमेशा रोटेशन के कारण दूसरी साइड ही रहता है, तो हम नहीं देख पाते। राइट ना, मून डज नॉट हैव कंडीशंस फॉर लाइफ। वो माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं और डिप्रेशंस भी हैं। हाउएवर उस पर ऑक्सीजन नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, टेम्परेचर रेगुलेशन का नहीं है, इसीलिए मून एक लाइफ सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट और सैटेलाइट नहीं है। Some facts about moon is Neil Armstrong was the first man to step on moon on 20 जुलाई 1969। उसके बाद से कोई मेजर मैन मिशन नहीं हुआ मून पर। अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी तक देर इज़ नो इंडियन हु हैज़ स्टेप्ड ऑन मून। हाउएवर राकेश शर्मा इज़ अ वेरी फेमस पर्सन इन एस्ट्रोनॉमी फॉर अस बिकॉज ही वाज द फर्स्ट इंडियन मैन टू गो इनटू स्पेस। उन्होंने करीब 7 दिन और कुछ और घंटे स्पेस में बिताए थे, बट नॉट ऑन द मून। राइट, if we talk about the definition of satellite, it is a celestial body that moves around the planets in the same way planets move around the sun। और यही सैटेलाइट ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं, जो एक आर्टिफिशियल बॉडी है विच इज़ डिज़ाइन बाय साइंटिस्ट विद पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, या तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या कम्युनिकेशन के लिए। हम जो टेलीविज़न टेलीकास्ट देखते हैं या टेलीविज़न टेलीकास्ट देखते हैं, ये थ्रू सैटेलाइट कनेक्शंस ही होती है, या फिर जैसे मैचेस ब्रॉडकास्टिंग एक्सेट्रा। एंड देन अभी हमने देखा कि हमने मून मिशन चंद्रयान भेजा गया, वो एक सैटेलाइट थी टू स्टडी द मून। राइट नाउ दिस इज़ लिटिल प्रोसेस जो दिखाई हुई है कि कैसे एक सैटेलाइट लॉन्च होता है थ्रू अ रॉकेट। अब क्या है, रॉकेट के अंदर सैटेलाइट को लगा के बीच वाला पार्ट है सैटेलाइट, फिर रॉकेट जब स्पेस में पहुंचता है तो पीछे और आगे का हिस्सा टूटकर वापस अर्थ पर गिर जाता है, और सैटेलाइट जाकर ऑर्बिट में अपने आप को प्लेस कर लेती है, फिर जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो काम करती है। दिस इज़ हाउ अ सैटेलाइट इज लॉन्च्ड यूजिंग अ रॉकेट। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट दी अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो हमने पहले जिसकी हमने बात की थी, वो है एस्टेरॉयड और मीटेरॉइड्स। ना, एस्टेरॉयड्स वो टाइनी बॉडीज़ हैं। टाइनी हम सिर्फ बाकी कंटेक्स्ट में कह रहे हैं, वरना बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, और मेजरली पाए जाते हैं वही ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर जो हमने बात की थी, एस्टेरॉयड बेल्ट, ये हम उसी की बात कर रहे हैं। और साइंटिस्ट मानते हैं कि एस्टेरॉइड्स बने कैसे, ये पत्थर के टुकड़े आए कैसे। साइंटिस्ट मानते हैं कि बहुत पहले अगर और भी कुछ प्लैनेट्स हुआ करते होंगे जो एक्सप्लोड हो गए किसी कारण, और ये उसी का डेब्रिस है, उसी के बचे कुछ टुकड़े हैं। अगर हम सोचें कि लेट्स से 100 साल बाद अर्थ फट जाए, तो अर्थ के जो टुकड़े होंगे पत्थर के, वो अगर स्पेस में रिवॉल्व करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, तो वो एस्टेरॉयड बन जाएंगे। सो दिस इज़ जस्ट अ थ्योरी ऑफ साइंटिस्ट, बिकॉज हमें भी पता नहीं है कि एस्टेरॉयड्स का एक्चुअली ओरिजिन क्या है। राइट, एंड देन वी हैव मीटेरॉइड्स। नाउ दीज आर स्मॉलर पीसेस जो सन के आसपास हैं, और इनका कोई फिक्स जगह नहीं है। ये एस्टेरॉयड बेल्ट की तरह एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं पाए जाते, ये पूरे स्पेस के अंदर हैं, जो कि एक्चुअली ड्रॉप भी कर देते हैं अर्थ की ग्रेविटेशन के कारण। कुछ मीटेरॉइड्स हमारी ग्रेविटेशन पुल में आकर अर्थ की तरफ खींचने लगते हैं, गिरने लगते हैं, और फिर जब वो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर से पास होते हैं तो फ्रिक्शन बढ़ने के कारण हीट बढ़ जाती है और वो जलने लगते हैं, एंड इट फील्स लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट। जो हम कहते हैं ना टूटता तारा, वो एक्चुअली एक मीटेरॉइड हो सकता है। तारे टूट के कोई ज़मीन पर नहीं गिर रहे हैं। राइट नाउ, इसमें ऐसी सिचुएशन में दो चीज़ें होती हैं, या तो वो मीटेरॉइड जलते जलते अर्थ एटमॉस्फेयर में ही ख़त्म हो जाता है, तो वो मीटियोर होता है। लेकिन अगर वो नहीं ख़त्म हुआ, वो इतना बड़ा था कि जलने के बाद भी वो सरफेस तक पहुंच गया,
तो वो धरती पर इतनी ज़ोर से गिरता है कि वहाँ गड्ढा हो जाता है। एंड उस सिचुएशन में हम उसे कहते हैं मीटियोराइट। यानी मीटियोरॉइड के 3 स्थिति हो सकते हैं। मीटियोरॉइड जो स्पेस में है, अगर ये अर्थ पर गिरने लगा और ये पूरा एटमॉस्फेयर में जल गया तो ये मीटियोर, और अगर ये सरफेस पर गिर गया तो ये मीटियोराइट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अगर हमें डिफरेंस जानना हो एस्टेरॉइड और मीटियोराइट में क्या डिफरेंस है, तो अगर हम उसकी बात करें तो वी कैन से दैट एस्टेरॉइड एक तो स्पेसिफिक जगह है इनकी कि ये मार्स और जुपिटर के बीच की जो बेल्ट है वहाँ से आए हैं और ये बहुत बड़े हैं। एस्टेरॉइड्स का साइज़ कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होता है। मीटियोरॉइड्स की बात करें तो एक तो ये कभी भी कहीं भी पाए जा सकते हैं और ये साइज़ में स्मॉलर होते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वुड बी गैलेक्सीज। अब एक क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स को हम गैलेक्सी कहते हैं एंड आर गैलेक्सी इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। अगर एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें तो ये माना जाता था कि एक रोशनी की नदी है, तो इसे आकाश गंगा का नाम दिया गया, मिल्की वे गैलेक्सी। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में इसे कहा गया दूध की नदी, दैट इज़ हाउ द वर्ड मिल्की वे गैलेक्सी कम्स। एंड इन भारत की सिविलाइजेशन में हम कहते हैं आकाश गंगा। डेफिनेशन की बात करें तो गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस जो भी एटमॉस्फेयर में है। जैसे हम ये इमेज देख रहे हैं, इट इज़ मिल्की वे गैलेक्सी। इसमें हमें बहुत सारे स्टार्स भी दिख रहे हैं, ये ये स्मोक, ये गैसेस, क्योंकि वहाँ बहुत सारे रिएक्शंस भी होते रहते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ अ गैलेक्सी। और जब बहुत सारी गैलेक्सी को हम कलेक्ट कर लें तो हम एक यूनिवर्स बनाते हैं। हम कहते हैं यूनिवर्स हमारे पास एक है, उसके अंदर अनगिनत गैलेक्सीज़ हैं, उनके अंदर हमारा एक गैलेक्सी है, फिर एक सोलर सिस्टम है। आई विल शो यू यहाँ पर ये रहा। सो देयर इज़ वन यूनिवर्स जिसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, उसमें से हमारी एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। उसमें भी हो सकता है बहुत सारे सिस्टम्स हों, जिसमें हमारा सिस्टम है सोलर सिस्टम, जिसका हेड है सन, बिकॉज उसने हमारे अपनी पुलिंग फोर्स से, अपनी ग्रेविटेशन से इस सारे सिस्टम को जोड़ा हुआ है। और उसके अंदर फिर हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, एक सन है, बाकी स्टार्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, और उसमें हमारा एक प्लैनेट अर्थ है। और फिर कहीं जाकर हम एक कंट्री में, एक स्टेट में, एक सिटी में, एक टाउन में रहते हैं। सो दिस इज़ all about the chapter. If we talk about ऐसे जल्दी से, if we look at the exercises as well. Now how does a planet differ from a star? बहुत ही बेसिक आंसर है, प्लैनेट के पास अपनी हीट लाइट कुछ नहीं होता, स्टार के पास होता है। सोलर सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? सोलर सिस्टम इज़ अ फैमिली, इज़ ए कलेक्शन जिसमें सन है हेड ऑफ द फैमिली, 8 प्लैनेट हैं, बाकी सैटेलाइट्स हैं और सेलेस्टियल बॉडीज़ भी हैं। अगर हम सारे प्लैनेट्स की बात करें तो हमने वो निमोनिक याद किया था, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, यानी कि मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। वाई इज़ अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट? बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जिसके बहुत सारे कारण हैं। ऑक्सीजन है, ओजोन है, एटमॉस्फेयर है, लोकेशन है। हम सन से इतना दूर भी नहीं है कि हम तक लाइट ना पहुँचे और बहुत ठंडा इन्वायरमेंट हो जाए। हम सन के इतने करीब भी नहीं है मरकरी जैसे कि हमारा टेम्परेचर अर्थ का इतना ज़्यादा हो कि लाइफ सर्वाइव ही ना कर पाए। तो बहुत ही अप्रोप्रिएट पोजीशन पर है, राइट। देन प्लांट्स, नेचर एट्सेट्रा। वाई डू वी ओनली सी वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? बिकॉज उसकी रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों ही 27 दिन में हो रही है, तो वो खुद पर भी घूम रहा है और साथ में घूम रहा है। सो द कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाता है कि हम मून का एक ही साइड किसी भी टाइम पर देख पाते हैं। And what is universe? It is a collection of millions of galaxies together which forms the universe. The planet known as Earth's twin, it's Venus, because of its shape and size. थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। सबसे लार्जेस्ट हमारा जुपिटर है और स्मॉलेस्ट मर्करी है। प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। पोल स्टार इंडिकेट्स नॉर्थ, और पोल स्टार को ढूंढने का तरीका है उर्सा मेजर, यानी कि सप्तऋषि के नीचे के 2 स्टार्स को ढूंढना। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड इन दी बिटवीन दी ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, जो उन्हें डिवाइड भी कर रहा है टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स के बीच में। A group of stars form the patterns called constellation. Huge system of stars is called galaxy, जिसमें से हमारी एक गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसे हम आकाश गंगा भी कहते हैं। क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ इज मून। अगर हम नेचुरल की बात करें तो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज अगेन अर्थ। एंड planets do not have their own
हीट एंड लाइट हम स्टार से अब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट. दिस एनीथिंग एल्स इज़ नॉट रियली यूजफुल फॉर एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बस एक्टिविटीज़ दी हुई हैं. और इसी के साथ आई थिंक वी हैव वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड द इंटायर चैप्टर, and I hope this video helps. See you with the next chapter.